गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फाइन, अभी भी सारे स्टूडेंट्स आए नहीं। Who is missing? Khurram is there. Kashish is there. Harsh Kamsal is not still there. और कौन है? डायमेंशंस की ना एक एक्सरसाइज में मिस कर गया देनी है आपको, वो मेरे दिमाग से निकल गया कि मैंने जो बीच में थी एक्सरसाइज वो पुरानी है, एड ऑन है। तो इम्प्रूव्ड एक्सरसाइज मैं आपको शेयर करूंगा समहाउ।
इट स्किप्ड आउट ऑफ माय माइंड। तो मैं देख रहा था उससे आपको ज्यादा प्रैक्टिस भी नहीं होगी, मे बी डाउट ज्यादा आ गया हो। तो आज रात को आई विल शेयर एडिशनल क्वेश्चंस ऑन डायमेंशन जिसपे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इन द मीन वाइल अगर डाउट कोई है, जैसे एक दो बच्चे अभी, हर्ष का फोन आया था, उसका फोन खराब है तो शायद वो मैसेज नहीं पहुंचा, वो दूसरे फोन से कुछ ज्वाइनिंग बस अभी एक स्टूडेंट और एब्सेंट है। तो एज सच कोई डाउट आपका है तब तक शेयर करो मेरे साथ। आई मे टेक अप नाउ, आई मे टेक अप एट द एंड ऑफ द क्लास, कोई इशू नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ा आइडिया मिल रहा है। ग्रुप में, अच्छा ग्रुप में मैंने शायद ये कोई इशू नहीं है, तो हायर लेवल है, बिल्कुल बताता हूँ। ओके, इतना अंडरस्टैंडिंग में कमी नहीं है। क्वेश्चन 8 CA3। तो ये अनंतिका ने हमें दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं भेजा है यहाँ पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉस सेक्शन क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। मैं ऐसा करता हूँ, मुझे एक मिनट दीजिए, मैं जूम पे ना दूसरा वो एक और लैपटॉप अपना ज्वाइन कर रहा हूँ, ताकि नंदी का क्वेश्चन जो डाउट है ना हमारे उसमें नहीं है, तो वो मैं आपसे शेयर कर सकूँ। तब तक मैं गितेश का क्वेश्चन 8 CA3, बाकी बच्चे देख लो क्वेश्चन 8 CA3। किसी और बच्चे ने कर लिया होगा तो बता दे। टुडे इज 11। अगर आप अगेन बर्नौलीज थ्योरम क्या होती है अभी दूर जाके आएगी, है ना। तो बाकी और बच्चे पूछ रहे हैं, लेट अस डू इट। तो बर्नौलीज में P/D लिखा हुआ है उसमें, प्लस V² by 2
plus GH. It is question 8 CA3 is equal to constant. So what is हमसे पूछ रहा है वो dimensional formula pressure is acceleration due to gravity of constant is. बाकी चीजें बता दी उसने, कांस्टेंट के डायमेंशन पूछ रहा है, इतनी सी बात देख लो। तो इसका मतलब जो डायमेंशन इसके होंगे वही इसके होंगे, वही इसके होंगे और वही इसके होंगे। ये हमसे प्राइमरी किसने पूछा था, गितेश ने, है ना। तो फिर कांस्टेंट के डायमेंशन कौन से हुए, किसी एक के ले लो, इसके ले लो, इसके ले लो, इसके ले लो, जिसके ले लो, नो प्रॉब्लम। तो मैं सबसे आसान वाला लेता हूँ, क्यों दिमाग खराब करो। इट इज L1 T-1 का 2 L2 T-2। तो आंसर इज M0 L2 T-2। कौन सा आंसर आ गया, C इज आंसर, थर्ड इज आंसर। हितेश यस और नो बोलो फटाफट। राइट, कशिश ने 8 to 10 बोला था, 8 and 10 बोला था ना। तो कशिश का हम 10th क्वेश्चन फिट आउट ले लेते हैं। इसके लिए मैंने बोला था कि अगर ना पता चले तो गो फॉर द बी और सी के डायमेंशन कौन से हैं, लेंथ और टाइम जो भी है। It is 10th is A is equal to B plus C upon D plus C। और B के बारे में उसने दे रखा है मुझे, that is के डायमेंशंस है L1 T-1 और C के डायमेंशन है लेंथ वाले, है ना। तो नॉट रूल को मैंने क्या करना है, B के L1 T-1, C के L1 और चाहिए मुझे किसके डायमेंशंस ऑफ A and D और E के नहीं बताए, बड़ा अच्छा इंसान। चलो, dimensions of A is equal to what, dimensions of B as a whole, dimension of this। तो ये तो बात बन गई, पहला आंसर तो आ गया हमारा यहाँ से। डायमेंशनल इक्वेशन का फायदा क्या है कि ये इक्वेशन नहीं होती, मल्टीपल इक्वेशन निकल आती है। तो जी हमारा फर्स्ट पार्ट तो हो गया, ए के मांगे हो ना उसने, फिर हमसे किसके मांग रहा है, डी और ई के। डी और ई के पहले बता दो क्या होंगे, डिफरेंट या सेम, दे विल बी सेम। तो अब इनको इक्वेट कर दो, डायमेंशंस ऑफ सी अपॉन डी प्लस ई इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ डी। अब इस पे कशिश तुम्हें यस और नो करना होगा। यहाँ मैं आइदर डी लिख दूं आइदर ई लिख दूं, एक ही बात है ना, बिकॉज जो डी है वही ई है, विच वाइज, डायमेंशन वाइज, है ना। यहां से मुझे पता चल चुका डायमेंशंस ऑफ डी इज इक्वल टू व्हाट, डायमेंशंस ऑफ ई। देयरफॉर सी अपॉन डी के डायमेंशंस इज बी, बिकॉज डायमेंशंस ऑफ डी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ ई। यहां डी लिखता है, ई लिख दूं, दोनों में से कुछ भी लिख दूं। तो मुझे चाहिए क्या, अब क्या चाहिए, सी पता है, वेरी गुड। तो डायमेंशंस ऑफ डी क्रॉस मल्टीप्लाई डायमेंशंस ऑफ सी अपॉन डायमेंशंस ऑफ डी। सी मुझे पता है एल है और डी कौन है जी, L1 T-1, इट इज T1। आई होप द आंसर इज ओके, कि हमारा आंसर आ रहा है, पहला आंसर क्या है, L1 T-1 और D और E का आ रहा है T। 4 आंसर आ रहा है हमारा। इसमें ना ऑप्शंस में गलती भी हो सकती है, यू कैन ऑलवेज चैलेंज। हाँ बेटा बात करते हैं, हाँ कोई बात नहीं। बिल्कुल, अब ये बताया ना कि एज ए ओवरऑल जो 9th में पूछ रहा है विदेश हमसे, सर व्हाट इज लीनियर डेंसिटी।
ये होता है मास पर यूनिट लेंथ। आई होप अगर आपको ये पता होता है तो आप कर लोगे। 9th क्वेश्चन, जिन्होंने नहीं भी किया ना दोबारा ट्राई करेंगे, वो डाउट ही पूछेंगे बिल्कुल। बल्कि ये दैट वाज अ राइट क्वेश्चन कि सर मैं तो पता नहीं, आपने बताया था नहीं, तो अब मैंने बता दिया। मैं बल्कि वहां भी नोट कर लेता हूँ इन फ्यूचर। मैं अपने नेक्स्ट और कौन से, शुड आई रीड द चैट वंस अगेन? कशिश के शायद और ज्यादा हैं जिनके डाउट नहीं है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि उन्होंने होमवर्क किया हुआ है, बट मैं आई विल बी डेफिनेटली चेकिंग द होमवर्क। और कशिश ने बोला एग्जांपल 22 एंड क्वेश्चन 6 ये 4। मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपसे, थोड़ा सा आज डाउट्स पहले क्लियर करने बड़े जरूरी है। सेटिंग्स, दिस इज एग्जांपल। कशिश यस और नो, यही वैसे एग्जांपल 22 का मतलब यही होना चाहिए, कोई और मतलब होना नहीं चाहिए बस। कितने बच्चों ने किया है चैट में बताना इस एग्जांपल? हाँ सर कर लिया है, समझ आ गई है। कशिश के बाद कोई आंसर आया नहीं अभी तक कि एग्जांपल जिन्होंने करी हो। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर्स। तो फिर आज ऐसा है कि आप लोग ना होमवर्क प्रॉपर मुझसे शेयर किया करोगे, वो मैं आज एंड में रूल सेट करता हूँ सारे, है ना, कैसे स्कूल में करना है, हाउ टू सी। तो एग्जांपल रीड नहीं करनी है, एक बात और सुन लो, एग्जांपल आपसे रीड करने के लिए बनी है, यू हैव टू राइट देम प्रॉपर। राइट का मतलब दिखाने के लिए नहीं, सॉल्व करनी है। तो उसने बोला सपोज वी एम्प्लॉय यूनिट सिस्टम इन व्हिच यूनिट ऑफ मास इक्वल्स दिस दिस दिस, द यूनिट्स ऑफ एनर्जी। 1 जूल ऑफ एनर्जी को न्यू यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। वन जूल is equal to न्यू यूनिट। तो देखो कशिश, ये चीज बेसिकली, अब जो यहाँ अनसाइड चीजें होती है ना, 1 जूल कौन सा सिस्टम है? एनर्जी का। एनर्जी वाला सिस्टम कौन सा? एसआई सिस्टम। और ये कौन सा सिस्टम है? न्यू। तो यहीं से पेज सेट होगी मेरे पास कि M1 L1 T1 इस एसआई की वजह से 1 kg हो गया, 1 मीटर हो गया, एंड 1 सेकंड हो गया, और N1 इज व्हाट 1। तो मैं शायद हिंट दे के छोड़ दूं, कोशिश है आप बता देना मुझे। और M2 L2 T2, आई होप उससे क्या लिखा हुआ, अल्फा बीटा गामा इज अल्फा केजी। देखो बीटा केजी, ओ ऑफ कोर्स नॉट केजी, मीटर।
एंड गामा सेकंड, ये लिखना बड़ा जरूरी है। और इसके डायमेंशंस क्या होंगे एनर्जी के, दैट इज m1 l1 t minus 2 एंड यू हैव टू फाइंड n2 यहाँ पे। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, आपको वो दिख रहा होगा ना सामने, आई अंडरस्टैंड। वो जो दूसरे वीडियो आ रहे होंगे उसको पिन कर लो, मुझे बताना कि जो गैलरी से आ रही है ना, तो कशिश जल्दी बताओ, आप देख पा रहे हो, मैं फिर अनशेयर करता हूँ। वो भी एक्सेप्ट दिस, ओके, मैं ऐसे हटा देता हूँ। आई होप नाउ, कोई बात नहीं, इस पे भी प्रैक्टिस बात ही कर लेंगे। तो जल्दी आओ फिर बोर्ड पे कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यू यूनिट्स। तो यहाँ पे 1 क्वेश्चन में लिखा हुआ ना, 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यू यूनिट्स। तो उस केस में हमने जूल एसआई सिस्टम है एनर्जी का, तो उस लिए m1 l1 t1 के लिए ये आ गए। और न्यू सिस्टम में बोल रखा है अल्फा केजी बोलना है, बीटा मीटर बोलना है और ये करना है। और n2 आप यहां से करोगे जब m1 upon m2 की पावर 1 l1 upon l2 की पावर 2 एंड t1 upon t2 की पावर -2। तो इज इट ओके कशिश? नेक्स्ट डाउट, अगर कोई कमी रहेगी तो क्लास के एंड में जरूर आप पूछ लेना बेटा, ठीक है? तो नेक्स्ट पीछे दब गए डाउट एक्चुअली चैट के पीछे, तो इसलिए कोई बच्चा है तो रीराइट कर सकता है क्वेश्चन 6 CA4 का भी। एक्चुअली ये मिसप्लेस्ड है अभी, वो कैलोरी का चक्कर बीच में, कैलोरी इज 4.2 जूल, तो इसलिए मिसप्लेस तो नहीं है, आप छोटे बच्चे हो ना, तो ये कंपटीशन से आपसे बने होते हैं क्वेश्चंस। तो आई होप आपने क्लास में कहीं पढ़ा हो कि दैट इज गितेश क्वेश्चन 13 कौन सा, CA3 का? A sin bx cos ct। आई होप वो छोटी मोटी प्रिंटिंग बीच में स्पेस नहीं दिख रही आपको, लेकिन बीइंग ए साइंस स्टूडेंट आपको पता चल जाना चाहिए कि ऐसे होना चाहिए। साइन ऑफ bx है और यहाँ पे cos है, तो ये मुश्किल आ सकती थी आप लोगों को। तो इसलिए यहां से हमें v कौन है, v कौन है वेलोसिटी, dimensions of v is equal to dimensions of a, bx as a whole लो अभी, और cos ct as a whole लो। as a whole का मतलब अभी वो sin है और वो cos है, और sin और cos ये भी dimensionless, ये भी dimensionless। तो फिर क्या मिला मुझे, कुछ तो मिला कि dimensions of a is equal to dimensions of v l1 t minus 1। अब मैं क्या करूंगा, याद आया आपको कुछ? ये चीज कौन है, एंगल, ये चीज भी कौन है, एंगल। तो इस खुशी में bx के डायमेंशन एंगल वाले और b के कौन से, थीटा बाय x। और क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीशन है आपके हिसाब से, x और t के बारे में बताया नहीं, वो अंडरस्टूड मान लिया, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं।
x नॉर्मली डिस्टेंस होता है, पोजीशन बोलते हैं वैसे एक्चुअली, तो मैंने लेकिन कॉपी में करवा रखा है आपको, और ये मान के चलो आपको बताया उसने। तो आई होप यहां से हो जाएगा। तो ए के पता है आपको, दोनों को डिवाइड करो, ए बी अपॉन सी का डायमेंशन यहां से आपके आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट वाज गौरव जी पूछ रहे हैं कि CA3 तक टेस्ट होमवर्क था, मान लीजिए बिल्कुल हाँ के डायमेंशन जो मैंने बोला था और शेयर करूंगा, मैं आज से पूरा क्लियर होगा आपको, कोई इशू नहीं। सिक्स के लिए हिंट है, तो कशिश आपने पूछा हुआ है, तो वो पहले तो वो एग्जांपल कर लेना जो मैंने करवाई थी, उसको पहले करना अपने हाथों से लिख के, फिर ही हो पाएगा। क्वेश्चन 6 CA4 का ना, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल एक्चुअली। तो आप ये मान के चलो, इस क्वेश्चन को क्या करना है आपने, 4.2 जूल इज इक्वल टू डैश न्यू यूनिट्स, और ये करना आप आफ्टर एग्जांपल 22। मैं इस पे अभी आगे बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ठीक है, आज ना हम आगे आगे स्टार्ट कर, और कोई है, बोलो बोलो, शाबाश, कोई बात नहीं, कितनी देर हुआ है। तो हाँ, अनंतिका का रह गया वो क्वेश्चन, तो सभी देखेंगे। ये क्वेश्चन सारे देख लो, ये आपको शीट में मिलना था कि एक्चुअली अभी आगे ना, तो इसमें आपकी गलती कोई नहीं है, टिपिकल वर्ड यूज करे हुए हैं। अगर आप पढ़ोगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग n इज इक्वल टू, आपने इसमें ओवरवेल्म्ड नहीं होना कि ये क्या फार्मूला है, हमें तो आता नहीं, हमें जानना भी नहीं अभी। इतना बोझ नहीं डालना अभी हमने, पहले बता n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया। तो n के डायमेंशन समझो, ये ऊपर नंबर ऑफ पार्टिकल्स और नीचे एरिया। ओ, इसका मतलब L-2 पर यूनिट टाइम तो लिखा, ओ नहीं देखा, परपेंडिकुलर टू z एक्सिस पर यूनिट टाइम भी है, और पर यूनिट टाइम भी है अभी हमने बोला। तो टाइम यहाँ होने से ऊपर तो नंबर है, तो इसलिए आप देख रहे हो इसमें आपकी कोई कमी या गलती नहीं है। तो ये हमारे पास आ गया, एरिया क्या होता है L2 T, तो बेसिकली L-2 T-1 आ गया ये पता सा नंबर, where N1 N2 और N1 number of particles per unit volume at this, और N2 के dimension N1 is basically number upon what volume। क्या dimension हुए इसके, L-3, what is D, तो आप, और Z कौन है, Z एक्सिस है ना, Z एक्सिस का मतलब कि Z के अलाउंग डिस्टेंस होगा ना, ये ओरिजिन है और ये Z है, तो Z के अलाउंग डिस्टेंस जो होगा वो कौन होगी, लेंथ। x y z मान लो बनाया हुआ हमने, तो Z एक्सिस हुआ तो Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू L1 लेंथ हुई। अच्छा मुझे आप बताओ, ये दोनों के सेम डायमेंशन होंगे, इनके भी सेम होंगे, तो यहाँ पे डायमेंशंस ऑफ n इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ d माइनस n को गोली मारो, इसको डायमेंशंस ऑफ n1 ले लो, n2 ले लो,
Z2 लेना, क्योंकि डायमेंशन माइनस डायमेंशन सेम डायमेंशन आएंगे, यहां से आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, D के डायमेंशंस, N के डायमेंशंस, Z2 के और N2 के। अच्छा मुझे लगता है वो कशिश को सेम प्रॉब्लम आ गई होगी दोबारा, मे और नॉट बी। ठीक है, इज इट ओके, फाइन। तो चलो फिर हम आगे चलते हैं, कोई और छूट भी गया होगा तो हम पढ़ लूं। We are moving forward. अभी हमारा टॉपिक है बच्चों जो आपने ऑलरेडी किया होगा, काफी चांसेस है, तो दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। मे बी आपके केमिस्ट्री टीचर ने करवा दिया हो, लेकिन मैं तो करवाऊंगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बच्चों? पहली बात तो क्या होता है कि ये कोई लाइन है, राइट, और जिसकी मैंने लेंथ मेजर करने को बोल दिया स्टूडेंट्स को, इसकी लेंथ माप के बताओ। स्टूडेंट आया, उसने अपना स्केल लगाया, कोई ऐसे देख रहा है, कोई ऐसे, कोई ऐसे, ध्यान से। तो एक स्टूडेंट ने मुझे इसका जो आंसर दिया 8 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर, यानी कि 8.4 सेंटीमीटर। तो मैंने स्टूडेंट्स को बोल दिया कि छुपा के अपना अपना आंसर दो मुझे लिख के ना। वो भी आया, उसने भी देखा, इसे अपना स्केल था शायद उसका 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर। ऐसा पॉसिबल है? यस, आप पहले बता चुके, ऐसा पॉसिबल है। तो प्राइमरली व्हाट मे हैव हैपेंड हियर, मान लो दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही मतलब समझदार स्टूडेंट्स हैं, सही तरह से रीड करना जानते हैं, लेकिन उसके उनके पास स्केल कौन सा है, वो जो ज्योमेट्री स्केल, नॉर्मल स्केल है, कोई रिफाइंड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है। हम जानते हैं जो हमारे पास स्केल्स होते हैं उसमें सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर पढ़ा जाता है, मिलीमीटर से छोटे डिवीजंस उस पे नहीं रहते। व्हाट मे हैव हैपेंड विद दीस गाइस कि उन्होंने स्केल सामने रखा और ये जीरो सामने रखा होगा उन्होंने, और हो सकता है ना यहां तक, मैं थोड़ा सा मे बी, चलो इसको रहने देते हैं, दिस मे नॉट बी अप टू द मार्क, ये जीरो रखा और यहां आते आते ना ये 3 है और ये 4 है, ये 3 मिलीमीटर का मार्क और ये 4 मिलीमीटर का मार्क। पीछे 8 सेंटीमीटर तो रीड कर चुका है, लेकिन अब उसका जो स्केल है ना, स्केल इसके सामने ना तो 3 के सामने आया जहां ये आ रहा है, ना 4 के सामने। मैग्नीफाई कर दिया मैंने, बहुत ज्यादा ओवर मैग्नीफाई कर दिया हुआ, बात समझ रहे आप? अब हमारा स्केल 3 मिलीमीटर के बाद 3.1 मिलीमीटर तो बढ़ता नहीं, 3.2 मिलीमीटर भी नहीं बढ़ता, 3 मिलीमीटर के बाद सीधा 8 सेंटीमीटर पीछे पक्का आ चुके हैं। 8 सेंटीमीटर मान लो उसको कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन ये सिचुएशन है। अब ना ये इस पर डिपेंड करेगा स्टूडेंट के, वो स्केल थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, जिसको लगा कि 3 की तरफ आएगा तो ही में रीड
दैट इज 3 मिलीमीटर। जिसको लगेगा ये 4 मिलीमीटर की तरफ है तो ही may read 4 मिलीमीटर। किसी बच्चे का माइक्रोफोन ऑन है बच्चों? कहीं मेरी तरफ से तो नहीं ऑन हो गया वो? चलो अब बंद हो गया, ठीक है, गुड है, वेरी गुड। तो अब फिर इसका मतलब ये जो तो इन दोनों में तो ये जो लास्ट डिजिट है ना, ये लास्ट डिजिट, इसे हम बोल देते हैं अनरिलायबल डिजिट। और इसके अलावा ये जो ये वाला डिजिट है ये रिलायबल ही है डिजिट है। तो ऐसे इसके अलावा ज्यादा भी हो सकता है, 18 सेंटीमीटर भी हो सकता था, 218 सेंटीमीटर भी हो सकता था, लेकिन लास्ट डिजिट को हम हमेशा अनरिलायबल और उसको भी काउंट कर लेते हैं। तो फिर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? इट इज बुकिश डेफिनेशन आर दोज डिजिट्स, लिखो, in the male quantity which are known reliably plus 1 unreliable digit। रूल्स में बताना यार, यस और नो लिखना है, कितने आते हैं सुने हुए हैं, जल्दी से यस और नो लिखना, फटाफट लिखेंगे सारे। समझाऊंगा जरूर, इसका मतलब मैं ये नहीं समझाऊंगा नहीं। नो गुड, नो इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पे लिखेंगे नेम रूल्स, बस लिखवा मैंने अपने नोट्स में जो आपको दिए हुए हैं, these are nearly 6 रूल्स लिखे हुए हैं, मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे, राइट? वो आप अपने आप वहां से आपने भी लिखने नहीं है, समझने हैं, बस रीड करने हैं कि अगर कोई फर्स्ट रूल ऑल नॉन जीरो digits are significant, all zeros between non-zero digits are significant। पहले 2-3 लिख लेते हैं ना। नेक्स्ट, zeros to extreme right of a non, वैसे मैं ना आपको इतना बता दूं, मैं कभी कंफर्टेबल होता नहीं इनसे, पुराने रिवाज चल रहे हैं, एक्चुअल मॉडर्न में तो एंड पे कराऊंगा आपको नोटिफिकेशन, दैट इज देयर इज ए मेथड कि हमें गिनने ना पड़े कभी सिग्निफिकेंट फिगर्स, लेकिन है तो है। तो
zeros to the extreme right of a non-decimal number are insignificant. If they don't come from direct measurement. अगले रूल्स में पहले इनको बता दूं, फिर अगले रूल्स में लिखूंगा नहीं, समझाऊंगा सीधा। अगर कोई नंबर लिखा है यहाँ पे सपोज 3876, तो आपसे पूछे दैट इज, यहाँ नंबर लिख देते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स फॉर ऑल। अगर 387065 है, ये जीरो बीच में आए हैं, तो इस बार सारे सिग्निफिकेंट है। 3 और 3 6, 38700 अगर ऐसे आ गए हैं, और तो इसका मतलब ये रेड वाले सिग्निफिकेंट है, इनसिग्निफिकेंट यहाँ पे 3। और बेसिकली जब कैलकुलेशंस में ऐसा आ जाता है, तो उन्हें कैलकुलेशंस भी करते हैं, तो भी अभी आने वाला थोड़ा सा कि प्रोडक्ट करेंगे तो भी नंबर्स चेंज होंगे, ऐड करेंगे तो भी चेंज होंगे, कैसे करना बाद में बताती है। कई बार अब क्वेश्चन बनाने के लिए कि अगर डायरेक्ट मेजरमेंट के थ्रू जीरो आ जाए ना, तो वो सिग्निफिकेंट है। क्या मीनिंग है इसका, पहले लिख लूं मैं। अगर यहां लिखा होता 3870 मीटर या कुछ भी लिखा होता, और मीटर से मतलब नहीं है, मतलब है कि फ्रॉम मेजरमेंट है, तो उस केस में हम इसको भी क्या लेते, सिग्निफिकेंट। इट इज लाइक दैट कि मैं कुछ लाइंस की लेंथ माप रहा था ऐसे, इसकी 7 मीटर लेंथ थी, इसकी 8 मीटर लेंथ थी, इसकी 9 मीटर लेंथ थी, और इसकी एग्जैक्ट कैसा करते हैं, थोड़ा सा सेवेंटी 78 79 और 80 मैं स्केल से माप रहा था प्रॉपर, और इससे मतलब देखो 77 माप रहा था तो मेरा स्केल माप पा रहा है 77, दोनों सिग्निफिकेंट है। 78 भी, दूसरा भी देखा रिलायबल और अनरिलायबल सारे, 79 भी मापा मैंने, फिर मैंने अगला मापा मेयर किया तो 80 आ गया, तो उस केस में हमने कहना ये सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट आई एम गोइंग बाय एग्जांपल नाउ, ठीक है, लिखने का टाइम वेस्ट होगा। इसमें आपने इतना याद करना है, अगर जीरो, अगर यहाँ 1 वगैरह नहीं है, नॉन जीरो, ये जीरो वाला डेसिमल है, और ये वाले, तो अगर मेंशन्ड है वो तो सिग्निफिकेंट है, और ये वाले इनसिग्निफिकेंट। इसमें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं कर रहा मैं ज्यादा कि क्यों हुआ है, रूल्स बनाए उन्होंने वो सर आपको बता रहा हूं मैं, और ये तो है ही इनसिग्निफिकेंट ना, डेसिमल मेथड। नेक्स्ट इज 3.00, सेम ले ले, वहीं पे ले ले, हाँ उसी को 3.00 4500। अब ये भी क्या हो गए, सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, सारे सिग्निफिकेंट। यहाँ नंबर कितने गिनने थे, भूल गया मैं लिखना, यहाँ वी हैव टू राइट हाउ मेनी, 2 and 3 5, दो ये तो है ही है ना, नॉन जीरो तो होने 5। अब इस केस पे क्योंकि यहाँ पे
ये नॉन जीरो नंबर घुस गया है तो ये सिग्निफिकेंट है। अब उसके बीच में 45 बेटा इट इज ट्रू, करते हैं बात इस पे आ जाओ। अब 45 है तो मैं लिखना भूल गया ना, बता दिया मैंने आपको, ये तो है ही नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होना ही होना है। तो ये सारे ही हैं अलग अलग, ये सिग्निफिकेंट है, अब ये भी हो गए क्योंकि यहाँ पे ये कौन है नॉन जीरो। अब 1 2 3 2 5 2 7 इसमें 7 है, ये आंसर है 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। दीज आर रूल्स, वहां पे आप पढ़ लोगे, करने को आएगा आपको। अब राउंडिंग ऑफ ये मत कह रहा है कि आपने सुना नहीं हो, राउंडिंग ऑफ सुन रखा है आपने, लेकिन उसमें एक ही खतरनाक रूल है राउंडिंग ऑफ। यस नो वाला कोई बच्चा तो नो कर सकता है। शर्माए ना कभी कोई। अब बच्चों वीडियो का मुझे बताना है ना, कोई वीडियो से ओके प्लीज ओके। मुझे या तो मेरे लेवल पे जो मेरा लैपटॉप है वीडियो में किसी तरह रुकावट तो नहीं आ रही, बच्चा को बच्चा यस नो से कर दे, इट्स ओके ओके ठीक है यस आ गया राइट फाइन फाइन लोकल लेवल पे। तो राउंडिंग ऑफ मुझे पता है राउंडिंग ऑफ पे आए हैं सर पे मैंने कोई इशू नहीं। तो लाइक राउंडिंग ऑफ में वी शुड गो विद एग्जांपल। क्वेश्चन का डालो राउंड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस। गुड, मुझे पता था आपको आता है ना, तो यहां तक करना है। तो क्यों क्या किया आपने, ये इसका नाम बोलोगे डिजिट टू बी ड्रॉप्ड वाज ग्रेटर देन 5 है ना। तो ग्रेटर देन 5 होने की वजह से आपने 5 होने की वजह से आपने इसको इस नंबर को क्या कर दिया रेज बाय 1। नेक्स्ट एग्जांपल 9.423 होता अगर, तो ये बन जाता 9.42 बिकॉज द नंबर टू बी ड्रॉप्ड डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज व्हाट लेस देन 5। तो 5 था तो हमने उसे इंटैक्ट रहने दिया। तो मानते हो आपको पता भी है, मैं बता भी रहा हूं साथ में। लेकिन नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज कि अगर वो नंबर खुद 5 हो तो इन्होंने रूल बना रखा है जो आपने याद करना है। 3 रूल बनेंगे। If digit to be dropped is 5, then first case 9.425 3 9.425 9.415 ये तीनों की अपनी अलग अलग इंपॉर्टेंस है बच्चों यहाँ पे। अब ध्यान सुनना, आप आपने ये नहीं कहना आपको आते हैं तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन आप फिर सुन नहीं पाओगे। तो आप इन सभी में ना 5 को ड्रॉप करना है, इसको ड्रॉप करना है। तो अंडरस्टूड है, इसको ड्रॉप करना है, उसने बोला 5 को ड्रॉप करने को, तो इसको भी ड्रॉप करने पड़ेगा। कहता है ऐसे केस में जिस केस में
5 को ड्रॉप करना हो और इधर कुछ हो, समथिंग इज देयर, तो दिस नंबर इज रेज्ड अनकंडीशनली। तो इसका मतलब 9.43। अब इस केस में जहां पे 5 को ड्रॉप करना है, यहां भी 5 को ड्रॉप करना है, लेकिन यहां कुछ नहीं है। अब कैसे डिसाइड करना कहता, तो उन्होंने रूल बना दिया, मे बी सम रीजंस, कि अगर तो वो इवन है, ये वाला नंबर सक्सेसिव नंबर इवन है, तो नो चेंज। और अगर वो ऑड है, 5 के साथ वाला, देन रेज बाय 1। ये आपको याद ही करना है बच्चों। ये 9.42 इसलिए कि 2 इवन है, और बाई चांस ये भी 9.42 बन जाएगा, लेकिन क्योंकि 1 ऑड था तो रेज करना है। ये थे राउंडिंग ऑफ के रूल। अब ना बच्चे जहां गलती खाते हैं, मैं छोटी सी आपको बताता हूं एक एग्जांपल। हाँ तो बेटा 4.5 है, तो 5 के अगले वाला 4 कौन है? इवन। भाग्य का डाउट है, तो ये 5 है ना, इसके आगे यहाँ कुछ नहीं है, ये कौन है? इवन, इट विल बिकम 5, ये 5 आ जाएगा। और ड्रॉप ही करना है तो हमें फिर ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि उसे हमने शो नहीं करना ना वहां पे। क्यों? बिकॉज ये इवन है। ओ सॉरी, आई एम सॉरी सॉरी सॉरी, इवन जो बता रहा हूं, इवन में कुछ नहीं होना, और उल्टा बोला, ऑड में रेज होना है, इवन में इट विल बिकम 4। तो सेम ने आंसर दे दिया हमें, बाकी भी देखो। इफ यू आर टेम्पटिंग, कई बच्चे भी 7 को इरेज कर देंगे, 4 3 7 अगर वो बच्चा ऐसा लिखना चाह रहा है, और सेम का आंसर बिल्कुल सही है। रीजन कि ये एरर बन जाएगा। थिंक दिस इन टर्म्स ऑफ, यहां जहां डेसिमल नहीं है ना, वहां गलती करते हैं बच्चे, जो आपने नहीं करनी। इसमें डेसिमल में फर्क नहीं पड़ता कि आपने 0 को हटा दिया वहां से जब ड्रॉप किया, लेकिन इसमें अगर आपने राउंड ऑफ कर दिया, थिंक इन टर्म्स ऑफ रुपीज 4367 रुपीज, और आपने 7 को ड्रॉप किया तो वो बन गया 437 रुपीज, व्हिच इज रॉन्ग। तो नियरेस्ट राउंडिंग के लिए, तो अगर यहां डेसिमल ना होना, तो जिसको ड्रॉप किया ना उसकी जगह पे 0 लगा देना आपने, दैट इज, ताकि उसकी वो वैल्यू चेंज ना हो, ओवरऑल मैग्नीट्यूड ना खराब हो जाए। आई होप, इज इट ओके? तो भार्गव, तुम्हें बेटा आंसर मिल गया इस बात का? ओके फाइन। अब आगे बच्चों, रूल्स फॉर counting significant figures in addition or
subtraction. What is the rule here? चलो मैं सोच रहा स्क्रीन शेयर करता हूं, लेकिन लिख ही देते हैं. तो in addition or subtraction, result contains minimum नोट्स में पूरा मैंने लंबी डेफिनेशन लिखी हुई है, यहाँ पे सिर्फ समझा रहा हूं. ठीक है, तो एग्जांपल ये है कि 4.235 2.21 इन दोनों को ऐड करने को बोल दिया हमें. तो उसने ऐसे बोला था, मान लो 4.235 प्लस 2.221, उसने इस तरह में बोला था ऐड करने को. राइट, हमने इसको पहले आमने सामने ले आना है. अपोज ऐड करना आपको आता है, इसमें आगे हमने कुछ नहीं सोचना, चुपचाप ऐड कर देना. बस आपने बाद में डिसाइड करना है. और यहां बात हो रही है डेसिमल प्लेसेस की. ओ सॉरी, मैंने वो लिखते हैं गलती कर दी. ये ठीक करना बच्चा आपने. तो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस, तो आपने इसमें देखना है इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं? 3. इसमें कितने हैं? 2. ज्यादा नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन मैं 2 की एग्जांपल ली है, तो कम किसमें है? ये मिनिमम. इसकी लंबी थोड़ी कैसे बोलनी होती है ना, वो ये है कि रिजल्ट शुड कंटेन दैट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस व्हिच इक्वल टू द नंबर हैविंग मिनिमम डेसिमल प्लेसेस. लंबी सी होगी. तो इसको फिर अब हमने राउंड ऑफ करना है. कहां पे? राउंड ऑफ टू हाउ मेनी? 2 डेसिमल प्लेसेस. तो अच्छा, बाई चांस ही वो सिचुएशन आ गई है जहां पे हमें 5 को ड्रॉप करना पड़ रहा है. ये भगवान, अच्छी बात है. 6.44 बिकॉज मुझे से 2 डेसिमल प्लेस पे लेके आना है, और बाई चांस सिचुएशन 5 3 4, हाँ 5 को ड्रॉप करना था. 5 को ड्रॉप करना था, साथ वाला इवन था, और इवन को हमने कुछ नहीं करना. 6.44 is answer. So I'll give you 1 or 2 examples यहाँ पे. Same is with the subtraction. और सब्ट्रैक्ट करने को बोल दिया आपको, आपने आराम से कर देना है, पहले कुछ नहीं लिखा. कैसे होगा? 7.826 minus 2.1 equal to 7 5. ये आंसर आ गया. लेकिन आपने देखना है यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कितने हैं? 3. यहाँ पे कितने हैं? 1. तो इसको क्या करोगे आप? राउंड ऑफ टू 1 decimal place. So that will be equal to 1 का मतलब ये दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा हमें. ड्रॉप करेंगे तो ये बन जाएगा 5.7. क्लियर? अब एक तो रह गया, छोटा सा टॉपिक ये वाला खत्म हो जाएगा हमारा. देन वी विल मूव टू द एरर्स. चैप्टर के एंड की तरफ बढ़ेंगे हम, एंड मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास क्लोजिंग लेंगे हम. आज काफी हो जाएगा.
प्रोडक्ट एंड डिवीजन। Result contains minimum और इसके बेसिस पे आईआईटी क्वेश्चन आ चुका बच्चों 2 बार। तो सेम नहीं बेटा, तुम्हें गलती लग रही है, 2 है यहाँ पे ना, तो फिर तुम्हें राउंड ऑफ इसका मतलब अभी तक भी क्लियर नहीं है। 6 का 3 बनता, ये लेस देन 5 है ना, यहाँ तुम्हें गलती लग गई है, 5.7 आंसर आना है। ठीक है, दोबारा चेक कर लेना, तो क्लास के बाद मिल जाना। तो यहाँ पे बस मोटा मोटा ध्यान दो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में थे डेसिमल प्लेसेस वॉच कर रहे थे, यहाँ हमने क्या वॉच करने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। एग्जांपल इज द बेस्ट वे। मे भी इसको मैं और बड़ा कर रहा हूँ जानबूझ के, हमारी जान तो लगेगी लेकिन थोड़ा सा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना है। तो सेम तुमने दोबारा क्लियर नहीं किया, तुम्हें क्लियर हुआ नहीं हुआ, यस और नो लिख दो, कोई बात नहीं है। यस पे ओके हो जाएगा, नो पे मैं बाद में बता दूंगा। ओके गुड, कोई नो इज ऑलवेज गुड। इसको करो यार पहले मल्टीप्लाई, क्या आंसर आया। बस आपने इतना देखना है कि इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, अब डेसिमल प्लेस की सिग्निफिकेंट फिगर्स, बाई चांस डेसिमल में है बात अलग है, और ये 2 है, तो इनको पहले वो तो कर दो। मैंने इतना बड़ा नंबर लिख दिया, 11 5 55 आसपास 5 44 ते 5 49 आसपास 4 77 ते 4 81 आसपास 8 33 ते 8 48 आसपास 4 फिर क्या चलता एंड 4 ते 5 1 2 3 4 5 2.6 आ गया। गॉट इट। तो अब इस केस में आपने इसको क्या करना है, आपने राउंड ऑफ करना है, और ये चेक कर लेना ठीक लिखा मैंने, गलत तो नहीं कर दिया। तो खुर्रम ने लिखा तो हम चेक कर लेते हैं, बिल्कुल खुर्रम का और मेरा मैच कर दिया जी, वेरी गुड, गुड मैन दी लालटेन। तो यहाँ पे राउंड ऑफ टू 2 डिजिट्स ओनली, 2 डिजिट रहने चाहिए मतलब सिर्फ, है ना, तो इसमें 2 फिगर्स हैं सिर्फ यहां तक, बाकी सब ड्रॉप। इनको कोऑर्डिनेट भाग जाओ, काट डालो उनको। तो देखिए रहे इधर जितने मर्जी पड़ी हो, ये मान रहे 1 बचेरा लेस देन 5 is equal to 2.6. So let's do another example. Side of a cube is 1.1 centimeter. Its volume should be reported as, reported का मतलब पूरा और भी लिखा हो, with due regard to significant figures. मैं भी ये ना लिखा हो, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूं। So what should be the answer? Good, एक बच्चे ने आंसर दे दिया, I will not say right or wrong.
वेरी गुड, बिकॉज आप सब जानते हो तो जहां टेन फिर से आप बजाते हैं, है ना, दैट वुड बी 1.1 सेंटीमीटर into 1.1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। मैंने जानबूझ के ऐसे क्यूब में लिखा, ऐसे लिखा है, इट इज लाइक इट इज मल्टीप्लिकेशन, है ना, मल्टीप्लिकेशन 3 नंबर्स, और मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है हमें क्या चाहिए, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स, और यहाँ पे हर एक में 2 है, 2 है, इसमें भी 2 है। ऑन द फर्स्ट हैंड कितना आंसर आया होगा आपका, 1.331, मुझे याद सही है तो यही था, है ना, तो मैंने कैलकुलेट नहीं किया अभी। तो इस केस में हमने कहना है कि इट शुड बी ब्रॉट डाउन टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली, तो 2 डिजिट्स तक इसको रखना है। तो उस चक्कर में इन दोनों बेचारों को ड्रॉप कर दो। तो इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है बच्चों। अब टॉपिक शुरू हुआ हमारा एरर्स, उससे पहले हम लेते हैं छोटी सी ब्रेक। तो एरर्स भी आज काफी हद तक हम फिनिश कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में होगी इसकी क्लोजिंग सेरेमनी इस चैप्टर की। मिलते हैं 2 मिनट के बाद।
ठीक है बच्चों सारे, आई होप ऑल आर देयर नाउ। तो एरर्स इन मेजरमेंट, एक बार वीडियो दोबारा बताना फ्रीज हुआ था नहीं, कुछ आप मेरा कंफर्म कर देना एक बार। मेरे अपने लोकल लैपटॉप में हो रहा है एक्चुअली, मुझे लग नहीं रहा कि वो दूसरा कनेक्शन है। इज इट फाइन? एनी वीडियो एंड ऑडियो? एक कोई बच्चा यस नो कर दे फटाफट। आपका आंसर नहीं आया तो अभी फाइन सर, ठीक है, गुड गुड। तो व्हाट इज द लॉजिक? मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे इंटरेस्टिंग नॉन इंटरेस्टिंग कुछ नहीं है, हमें पता है नॉलेज गेन करनी है तो है जो भी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम व्हाट इज रॉन्ग कि जो इतने हंड्रेड्स ऑफ इयर्स में नॉलेज अक्यूमुलेट हुई है वो हमें बड़े लिमिटेड टाइम में गेन करनी होती है। तो एरर्स की यहाँ पे जो रियली इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स इन इंजीनियरिंग, एरर्स की नॉलेज होना क्या होता है बाद में बात करते हैं। तो इंपॉर्टेंस क्या हो बाद में, पहले एरर्स देखते हैं। यस, ये हमने लाइन ड्रॉ करी बच्चों, राइट? और अगेन बच्चों को बोल दिया इसकी लेंथ मेजर करो, एंड नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट। बच्चों को या साइंटिस्टों को हमने कह दिया मेजरमेंट करो इस लाइन की, एंड दे मे हैव देयर ओन इंस्ट्रूमेंट्स and somebody may have some crude instrument, some may be having very fine instrument जिसमें मिलीमीटर से नीचे भी माप सकते हैं और आपको पढ़ने को मिलेगा वर्नियर कैलिपर्स एंड ऑल, देयर आर फ्यू इंस्ट्रूमेंट्स जो 1 मिलीमीटर से छोटा भी माप सकते हैं। तो यहाँ पे किसके पास कौन सा इंस्ट्रूमेंट है ये कोई नहीं, और बड़े छोटे भी हो सकते हैं और अपने अपने इंस्ट्रूमेंट है और अपना अपना तरीका। तो किसी एक को बोला मैंने लेंथ, तो उसने बोला कि सर इसकी लेंथ 8.4 सेंटीमीटर है। अनदर पर्सन को बोला, he said it is 8.42 सेंटीमीटर। अनदर पर्सन को बोला 8.2 सेंटीमीटर है। अनदर पर्सन मे बी 8 सेंटीमीटर, उसके पास वो मान लो रेजोल्यूशन ही नहीं है, डिफरेंट रीजंस। आप देख रहे हो ये दोनों नजदीक आ रहे हैं, ये एकदम से ऑफसाइड हो गया, ये भी ऑफसाइड हो गया, एंड सो मेनी, एंड इवन दैट इज इंस्ट्रूमेंट भी सेम दे दें उसके बावजूद भी L5 may have 8.5 centimeter. The big question is, and it is possible, है ना? Big question is who is right? किसका आंसर सही है? How will we judge? Any answer? Actually, there is no way. Relatively कह सकते हैं, कोई ज्यूरी बिठा दें, सबके इंस्ट्रूमेंट चेक करें सब, तो इट मे डिपेंड। ये देखो मेरे तरफ देखते रहना कि ये लाइन है और एक पैरेलैक्स एरर भी होता है बच्चों, मैं भी उसकी बात नहीं करना चाह रहा लेकिन कर भी सकता हूँ, आप ध्यान देना है पैरेलैक्स को, आप तो समझ सकते हो बिल्कुल कि वो लाइन अगर हम हल्का सा लाइन ऑफ शिफ्ट कर देते तो दो लाइनें आपस में मैच ना करें शायद, है ना, राइट लेफ्ट हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पे कोई लाइन देख रहा हूँ, मेरे स्केल की लाइन जो ऊपर है मान लो और नीचे लाइन है, अगर मैं ऐसे टेढ़ी गर्दन से देखता हूँ, माय आंसर मे बी स्लाइटली रॉन्ग, और ये मुझे आदत ही ऐसे मेजरमेंट करने की है ड्यू टू माय पर्सनल हैबिट्स। स्केल को मैं रख रहा था जब 0 से 0 मिलाते हुए, देयर मे बी सम प्रॉब्लम, थोड़ा सा 0 आगे पीछे मिल गया। यहाँ जो स्केल मैं यूज ही करता हूँ उसी में इनहेरेंट एरर है। इंस्ट्रूमेंट्स है, अगर अकेला स्केल नहीं ना, आप समझ लो स्केल के अलावा और बड़े कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं तरह तरह के, उसी में कोई आप वेइंग मशीन का भी ध्यान से अगर आपने नोट किया होगा तो वेइंग मशीन में कई बार 0 नहीं आ रहा होता, नॉर्मल में उस पर कुछ भी रखा होता 0 नहीं आ रहा होता। आजकल डिजिटल आ गई है, पुरानी मशीन अगर आप देखोगे ना तो 0 मैच नहीं कर रहा होता, वहां बटन लगा रखा होता है एक छोटा सा उन्होंने रिजल्ट, तो उसको राइट लेफ्ट करो तो फिर वो 0 पे आ जाती है। अब कोई मेरे जैसा अनपढ़ सा तो डैट इज उसे देखा नहीं, ऐसे खड़ा हो गया ऊपर जाके, वो 0 पे था ही नहीं पहले एरर। अच्छा वो क्या होगा, 0 पे नहीं था, वो हर एक वो मशीन हर आदमी के लिए किसी एक डायरेक्शन में एरर देती रही। अगर वो पॉजिटिव की तरफ है तो सभी का आधा किलो वेट ज्यादा बता देगी, मास, है ना,
तो ऐसे देयर आर सो मेनी वेज। एक दूसरा और क्या हो सकता है, इस रूम में हम कुछ मेजरमेंट्स कर रहे हैं, बड़ी फाइन मेजरमेंट्स, जस्ट तो बड़ी फाइन मेजरमेंट्स कर रहे हैं, करंट्स की मेजरमेंट कर रहे हैं, कुछ टेम्परेचर सेंसिटिविटी है, टेम्परेचर डिपेंडेंट चीजें हैं। तो यहाँ पे रूम में किसी वजह से टेम्परेचर चेंज हो गया, तो अभी मैं मेजरमेंट कर रहा था, क्या एग्जांपल्स दे रहा हूँ वो भी छोड़िए। तो मेरे को टेम्परेचर सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स पड़े हैं हमारे पास, तो अभी टेम्परेचर कम था, कोई रीडिंग कुछ और आ गई, बाद में कुछ और आ गई। तो देयर में भी नंबर ऑफ सोर्सेज ऑफ एरर्स। तो बात चल रही थी वापस यहाँ पे, तो देयर इज नो वे कि कौन सही है कौन गलत है। तो हमें ना इसके साथ चलना पड़ता है फिर, कि आपने करा होगा, एक्सपेरिमेंट्स कर रखे होंगे, जब भी एक्सपेरिमेंट करवाते हैं तो एक रीडिंग नहीं लेते, मल्टीपल रीडिंग्स, 5 रीडिंग्स ले लो। वैसे इंडिया में हाल बुरा ही है, एक्सपेरिमेंट कम ही कराते हैं, स्कूल में कम लेके जाते हैं, लेकिन आपको इतना ध्यान होगा, भरा तो होगा प्रैक्टिकल कॉपी आपने, तो 5 मेजरमेंट लेते हैं, फिर उसकी एवरेज लेते हैं। व्हाट डू दिस थिंग, वो कहते हैं जो आपने 5 की 5 ली है, पांचों गलत हो सकती हैं, इनमें से कोई भी ट्रू वैल्यू नहीं है, कुछ भी रियलिटी नहीं है, वी डोंट नो द ट्रुथ, हमें पता ही नहीं क्या ट्रुथ है ना, सच्चाई क्या है किसी को नहीं पता। तो फिर कहता है 5 वैल्यूज ले लो, 5, 10, 20, 50, इट डिपेंड्स अपॉन यू, हाउ मच डू यू वांट टू बी एक्यूरेट। तो वैल्यूज लेंगे जब, तो उनकी मन में क्या असम्पशन है कि कभी लेंगे तो कभी शायद कोई वैल्यू थोड़ी ज्यादा आ जाए, कोई वैल्यू थोड़ी कम आ जाए, तो एवरेज लेने पे एरर्स में भी मिटिगेटेड, एरर थोड़े कम हो जाए, इसे वापस आने वाले हैं। तो ब्रॉडली एरर्स के सोर्सेज अलग अलग हो सकते हैं, उनकी टाइप्स भी हैं। कुछ तो ऐसे एरर्स हैं जिनका सोर्स हमें पता हो सकता है, अगर हम एक अच्छे साइंटिस्ट हैं, अच्छे स्टूडेंट हैं, तो आई विल बी केयरफुल। दोज आर कॉल्ड, जिनका सोर्स हमें पता हो ना, दोज आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स। मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दूंगा, लेकिन वो सारा समझा रखा है मैंने उसमें नोट्स में। वो एरर्स जिनका सोर्स ढूंढ सके, वन डायरेक्शनल एरर्स हो, सभी को एक ही जैसा एरर दे और हम पिन पॉइंट कर सके उनको, तो चाहे उसको एग्जैक्ट ठीक करना पाए, लेकिन टेक केयर कर सके भी एरर आ रहा है, हमें पता हो। दोज आर कॉल्ड सिस्टमैटिक एरर्स, राइट, अभी लिख देंगे यहाँ पे। दूसरे एक होते हैं रैंडम एरर्स, वो सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है, रैंडम एरर्स की वजह से हम एवरेज लेते हैं हमेशा। रैंडम एरर मतलब मैंने किसी भी रीजन से एक करंट मापा, मैंने यहाँ पे आगे देखा और सब कुछ वही है, वही रेजिस्टेंस है, आधे घंटे बाद आया, दोबारा लिया रीडिंग, तो वो करंट कुछ और आ रहा है, सब कुछ वही होते हैं। रीजन कि उस रूम के टेम्परेचर की बात कर रहा था मैं, कि इंस्ट्रूमेंट गर्म हो चुका, ठंडा हो चुका, मुझे पता ही नहीं क्या हुआ, क्या रीजंस है, राइट। तो जो एरर्स हमारी नॉलेज से बाहर हो, रैंडमली क्रीप इन कर जाएं, उन्हें हम रैंडम एरर्स बोल देते हैं। तो फिर लेट अस राइट हियर, few definitions. Error in a measurement is the true value minus measured value. ये सिर्फ एक जरूरी बात थी, we'll talk it about later. मैं बात कर चुका हूँ ट्रू वैल्यू का मतलब एक्चुअल वैल्यू, जो कि हमें पता ही नहीं है, तो इस पे भी बात नहीं कर रहा, नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पे हमने दोबारा वापस आना है। अभी हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ एरर्स। Systematic errors, the errors which tend to which tends to occur in same direction. बाकी आप आगे पढ़ लोगे, नोट्स पे दिया हुआ है। इसके अंडर भी ना नोट्स पे थोड़ी सी वो एक दैट इज यू कैन से टैब की कमी है, इसके अंडर आने हैं, इसके अंडर
instrumental errors. Then as the imperfections in experimental techniques. यहाँ जो एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखवाई नहीं आपको, जो आप जरूर लिखोगे वहां पे फ्रॉम द नोट्स, कि वी कैन एलिमिनेट दीज एरर्स वंस वी नो द रूल, कि किस वजह से ये आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया ना आपको कि हमें इंस्ट्रूमेंट का पता चल गया कि वो जीरो एरर आ गया इंस्ट्रूमेंट में हमेशा ही, तो हमें पता है मान लो हम उसे ठीक नहीं कर पा रहे, वो जीरो पे आ ही नहीं रहा, हमसे नहीं आ रहा, लेकिन हमें शुरू में पता है कि वो आधा केजी ऊपर दे रहा है, और मैं ऊपर खड़ा होता हूँ तो आ गया जी इतने पॉइंट इतने, तो मैं आधे केजी को माइनस कर लूंगा। तो वी कैन एलिमिनेट दोज एरर्स once we know the rules. तो ये आप इनकी डिटेल्स पढ़ लोगे उसमें से। थर्ड इज पर्सनल एरर्स। पर्सनल एरर्स वाले हैबिट्स की वजह से टेढ़ी गर्दन। आई री-एम्फसाइज नोट्स पढ़ने जरूरी हैं। यहाँ पे मैं बहुत कुछ लिखवाता हूँ, बड़ी चीजें जो थ्योरी वाली बातें होती है ना कई बार, तो वो सारी जो जैसे लिख दिया तो ये क्या चीजें हैं, तो थोड़ा सा दो लाइनें पढ़ लेंगे आप। एंड ये सारा मेन हो गया। उसके अलावा एक रहता है लीस्ट काउंट एरर। Have you any idea about the least count error? इसका मैं आइडिया दे चुका हूं आपको, वो जो हमने 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर और 4 मिलीमीटर की दुविधा थी। पहली बात तो व्हाट इज लीस्ट काउंट? ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इज व्हाट? स्मॉलेस्ट मेजरमेंट that can be made with the instrument. For example, जो हमारा कॉमन स्केल है, लीस्ट काउंट ऑफ कॉमन स्केल is what? 1 मिलीमीटर। नॉर्मल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 1 सेकंड है, लेकिन अब हम जो डिजिटल है, जो हम अपना मे बी मोबाइल में या वॉचेस, डिजिटल वॉचेस भी आती थी, उसमें 1/100th ऑफ सेकंड भी, और भी उससे बड़े ज्यादा इंस्ट्रूमेंट्स भी आ चुके हैं ना। तो डिपेंड करता है, जो कॉमन वॉच है लीस्ट काउंट, मैंने अपना कॉमन वॉच इज हाउ मच 1 सेकंड। लेकिन वी मे हैव ए वॉच, डिजिटल वॉच, या हमारे जो मोबाइल में भी काउंटर्स वगैरह रहते हैं जो अपना, तो उसमें 0.01 सेकंड भी हो सकता है, और फाइन में 0.001 सेकंड भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट, कितना स्मॉलेस्ट हम कर सकते हैं। अब लीस्ट काउंट की वजह से एरर आना है। अगर हम वॉच देख रहे हैं, मुझे बताओ, जो कॉमन वॉच है जिसमें 1 सेकंड ही आता है, टिक टिक, अब टाइम देख के बताओगे, क्या बताओगे? आप बोल दोगे सर टाइम कितना हुआ है? 6:40 और 7 सेकंड, है ना? तो आपने 7 सेकंड ही बताओगे ना। 7 सेकंड के बाद सीधा क्या बताओगे? 8 सेकंड या 6 सेकंड? 7.1 सेकंड तो बताने से है ना? तो सिमिलरली जब मिलीमीटर बताओगे तो 3 मिलीमीटर या 4 मिलीमीटर। तो जब हमने रीडिंग ली थी लेंथ की, क्या लिखा था? एक बच्चा कहता है 8.3 सेंटीमीटर है,
एक बच्चा कहता है 8.4 सेंटीमीटर है। हमने खुद भी जाके देखा कि वो यार 3 और 4 के बीच में पंगा पड़ा हुआ था, याद आ गया ना, 3 और 4 के बीच में कहीं भी झूल रही थी वो रीडिंग। तो अब उसमें एरर है, शर्तिया है, कोई थोड़ा सा गलत है, कोई थोड़ा सा ठीक है, लेकिन एक और जाएगा उसका और आगे पीछे हो जाएगा। तो अगर कोई ग्रॉस एरर नहीं है, ग्रॉस का मतलब होता है बिल्कुल मिस्टेक है, मोटा ही काम खराब कर दिया, उसको छोड़ दो। तो अगर हम प्रॉपरली थोड़ा बहुत पढ़े लिखे की तरह रीडिंग ले रहे हैं और सिर्फ और कोई एरर ना हो, मान लो तो सिर्फ इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट की वजह से कितना एरर हो सकता है इसमें, 3। तो यहाँ पे बेसिकली इसका नाम क्या था, याद है आपको, 8 सेंटीमीटर 3 मिलीमीटर, 8 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर। तो इसमें ज्यादा से ज्यादा जो एरर है कितना आ सकता है, बोलो बच्चों, मैक्सिमम का। और हमने हमेशा मैक्सिमम रिपोर्ट करना है। जब भी मुझे शक हो ना कि मेरी उसमें एरर है तो मैं मैक्सिमम वाला रिपोर्ट करूंगा ताकि अगला संभाल ले अपने आप को। तो ये कॉमन स्केल जो मिलीमीटर रीड कर पा रहा था उसमें कितना एरर आ रहा है, 1 मिलीमीटर। ओहो, 1 मिलीमीटर आ रहा है तो इसका लीस्ट काउंट भी कितना है, 1 मिलीमीटर। तो फिर देन व्हाट इज द मैक्सिमम एरर ड्यू टू लीस्ट काउंट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट इटसेल्फ। मैक्सिमम वर्ड हम यूज नहीं करते, अंडरस्टूड ही समझते हैं कि यस मैक्सिमम ही रिपोर्ट करना है। तो लीस्ट काउंट एरर इज इक्वल टू व्हाट, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट क्लास में जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में तो जैसे डेल्टा एल वर्ड लिख दिया करेंगे कि एरर आ गया, डेल्टा एल इज द एरर, बोल दिया एरर इन लेंथ, राइट। तो दैट विल बी, इस केस में कितना एरर बोलेंगे, ये वाला एरर। तो ये बातें दोबारा आएंगी, सिंबल्स की खास बात नहीं है। दो तरह के और एरर है, जो मैंने बातों बातों में बोल दिया था, ग्रॉस एरर्स और मिस्टेक्स। इसका कोई इलाज नहीं है, जब है ही मिस्टेक है, कोई बेवकूफी कर रहा है तो नो इलाज, तो बड़ा नुकसान होगा। फोर्थ इज द रैंडम एरर एंड रेस्ट ऑफ द चैप्टर। अगला सारा जो चैप्टर है, सारा टॉपिक रैंडम एरर्स के ऊपर होने वाला है। Random errors occurs irregularly and randomly. Their source is not known. तो बच्चों ऐसा है, आज हम इतना ही कर रहे हैं यहाँ पे। तो हाउ टू गो, आज का एक तो एक्सरसाइज 3 कुछ बच्चों ने कर ली हुई है, मुझे दिख गया है, कुछ ने अभी तक नहीं करी हुई। इवन सॉल्व एग्जांपल से बच्चों ध्यान से सुनो कि आपने लिख के ही करनी है। लिखने में मुझे सुंदरता नहीं चाहिए, लेकिन आप ना अपनी कॉपी पे लिखोगे और दैट इज ये लेक्चर को रीराइट तो करना है, और सॉल्व एग्जांपल्स को आपने एग्जांपल नंबर लिखा और रफ सॉल्व कर दिया वहां पे उसको आपने कॉपी पे। तो मुझे कुछ पेरेंट्स की तरफ से फीडबैक भी आ रही है, छोटे बच्चों का, आई अंडरस्टैंड, तो घर पे बैठे रहते हो सारा दिन, पेरेंट्स की नजरों में भी ज्यादा आते हैं। मेरा बेटा भी घर पे है, ऑल्दो थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन तो पॉजिटिवली प्रेशर फील नहीं करना। मैं ऑल्दो मैं इस स्कूल ऑफ थॉट का मालिक नहीं हूँ कि जहाँ पे बच्चों को बहुत दबाया जाए। नेचर में फिर जो करना ही नेचुरली होना है, लेकिन एक गाइडेंस होती है। मैं चाहूंगा आप प्रेशर ना फील करना, लेकिन
अगर आपको समझ आ रही चीजें जो भी हम कर पा रहे हैं, तो आपने सुना होगा कहीं ना कहीं से फिजिक्स के बारे में, नोटोरियस है थोड़ी सी कि पूरा मैं कोशिश करता हूँ छोटी छोटी बातें बताने की जो जो पॉसिबल है हमारे लेवल पे, जो रेलेवेंट है हमारे लिए। तो बात वापस आते हैं, होमवर्क पहली कोशिश करो कि शुड नॉट मुझे से मैं मेरे मेरे प्रेशर डालने पे होमवर्क कर रहे हैं, अंदर से आवाज आनी चाहिए। आपने जो भी टारगेट लिया हुआ, देखो कैसा टाइम है, कोरोना आ गया, कुछ और गया, ऑनलाइन बाई चांस। मैं शुरू से ही मैं टेबलेट पे पढ़ाना पसंद नहीं करता। टेबलेट पे आप जानते हो नीचे बैठ के कई टीचर्स क्लासेस में वैसे पढ़ाते हैं, मुझे खड़े होकर पढ़ाना अच्छा लगता है। एंड थैंक गॉड मेरी हेल्थ ठीक रहे, तो आई वुड लव टू टीच लाइक दिस ओनली। तो मैंने अब और टीचर पढ़ा रहे हैं ऐसे, मुझे पता है, तो लेकिन मैंने पहले दिन से कोशिश करी कि ऐसे हो जाए। क्या कह रहा था, बात बात घूमती कहाँ पहुंच गई है कि कोरोना के होते हुए भी हम और आप आपस में जुड़े हैं, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ और बेस्ट दूंगा। तो आपने थैंकफुल होना है कि दैट इज नेचर के, कि हो रहा है, मिल रहा है, पढ़ना चाह रहे हो तो यस, और जहां तक जाना चाहोगे मैं ले जाऊंगा आपको। तो होमवर्क अपनी मोटिवेशन से करना है, मेरे ऊपर डिपेंडेंट ना हो कि सर बोलेंगे तो राइट। तो फिर होमवर्क फिर भी मैं कर दूं, जितनी एग्जांपल्स आज तक हुई हैं, अगर आप चलो आज तक हुई हैं, अगर जो बच्चा कर चुका है सीरियसली वो दिखाने के लिए ना करे, जो एग्जांपल्स हो चुकी हैं मुझे दिखाने के लिए ना करे। और जो बच्चा कोई ऐसा है जिसने अभी तक करी नहीं पुरानी एग्जांपल्स, वो करता है अगर अब, तो वो तो अभी तक का मैं आपको ये बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूँ। और एक एक्सरसाइज 3 में भी बेनिफिट ऑफ डाउट ये दे रहा हूँ, जो बच्चे कर चुके हैं तो बेचारे दोबारा दोबारा ना कहीं पे, अगर तो कुछ है पेपर पे लिखा हुआ शेयरेबल तो कर दो। वैसे फिर एक्सेस 3 सारे शेयर मुझसे कर दो, करी हुई दैट इज व्हाट्सएप पे आपने, तो वो भी मैं अकाउंट देखता हूँ कि कैसे अपलोड करवाऊंगा कैसे आपको। तो एक्सरसाइज 4 तो कंपल्सरी करनी है, और 4 का मैं अभी एक और देने वाला हूँ, एक्सरसाइज 4 समथिंग। तो 5 आज छोटी सी है, मुझे पता 5 है, एक 5 बन गई है। तो क्या क्या आप कर रहे हो नेक्स्ट क्लास से पहले एक्सरसाइज 3 4 5, नंबर ज्यादा है लेकिन क्वेश्चंस कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक। 5 में तो बल्कि 10 क्वेश्चन है भी क्या, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट, तो ज्यादा है नहीं। तो 4 के साथ ना मैं 4.1 भी शायद आपको शेयर करूं, ये डायमेंशंस की होगी, तो ये भी आपने नेक्स्ट क्लास से पहले शेयर कर देनी है। एरर्स का कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, आज अभी एरर का कोई होमवर्क नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो मंडे नहीं, आई एम सॉरी, नेक्स्ट क्लास से पहले शेयर हो जाना चाहिए। और टेस्ट में अगेन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज कौन सा डे हो गया, आज मंडे ही है, परसों खत्म होगा हमारा वेडनेसडे फ्राइडे, एंड इट इज कोई बात नहीं, बेस्ट करना है हमने, संडे को टेस्ट होगा हमारा। और अभी स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्टिव इसमें कुछ खास ऐसा है नहीं, विल डू सब कुछ हो जाए। तो संडे को हमारा फुल फ्लेज टेस्ट होगा इस पूरे चैप्टर का, राइट। नहीं पर मुझे आई एम सॉरी गलती लगी, आपका मैंने टेस्ट पिछला रखा हुआ है, यस मैं थोड़ा सा बुरा हो रहा हूँ, डायमेंशन से पहले वाला टेस्ट आपका रखा हुआ ना मैंने, जहां तक मुझे याद आ गया, यस वो मेजरमेंट वाला, यस उसकी कौन सा दिन रखा हुआ, कल का टाइम रखा हमने, कराना मेरे बूढ़े बंदे को याद रहे, मुझे अपनी डायरी सामने लानी पड़नी है, यस ये कल की बजाय परसों होगा टेस्ट, परसों यस आपको मॉर्निंग टाइम में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब जो भी अपने हिसाब से आप वही ऑनलाइन ही मैं कोशिश करूंगा, मे और मे नॉट भी, लेकिन टेस्ट परसों है, तो रिवाइज कर देते हैं, डायमेंशन से पहले वाला टेस्ट परसों है, और संडे को टेस्ट इस पूरे चैप्टर का, जिसपे मेन फोकस हमारा मेजरमेंट के बाद वाला, लेकिन उसका शुरू का भी एक दो क्वेश्चन डाल दूंगा, आप मना नहीं कर सकते मुझे, तो लेट अस राइट है 17 मई टेस्ट यूनिट्स है मेजरमेंट, कंप्लीट चैप्टर, ठीक है जी। तो ये होमवर्क मुझसे शेयर होना चाहिए नेक्स्ट क्लास से पहले। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। किसी को कुछ जरूरी पूछना है पूछे, वरना गुड नाइट, बाय बाय, सी यू।
हाँ गितेश पूछो बेटा पूछो। CA3 पे गितेश किसी रुकना, रुक जाओ। बोल बेटा गितेश कौन सा है? हाँ ये है ही ऐसा टफ है, एक्सपोनेंशियल्स वगैरह ना, कोई चक्कर नहीं इसमें। अगर मैं 14 की बात करूं, क्वेश्चन 14 CA3, V is equal to A upon V1 minus e raised to power VT, है ना? अब तुम्हें गितेश ये पता होना चाहिए भी ये चीज, ये एक्सपोनेंट है ना, ये एज ए होल डायमेंशनलेस है। ये जब यार नंबर है ना, नंबर की पावर भी डायमेंशनलेस, नंबर डायमेंशनलेस है तो उसकी पावर बन के भी डायमेंशनलेस हो गया। ये खुद नंबर है यहाँ पे, ये भी। तो ये सारी की सारी चीज क्या है? डायमेंशनलेस। इसका मतलब डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a अपॉन डायमेंशंस ऑफ b। यहां भी यस और नो कर पहले जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। ओके, अब इस खुशी में बड़ा डायमेंशंस ऑफ a क्या है फिर? डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी इनटू डायमेंशंस ऑफ b। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि b का डायमेंशन नहीं पता नहीं यार, है ना? लेकिन पता है, याद करो पावर आया यार, पावर एज ए होल इज व्हाट? कम ऑन, डायमेंशनलेस। तो फिर मुझे याद पता चला कि ना हो, ये कंपटीशन में आने वाला क्वेश्चन है, BT इज इक्वल टू m नॉट l नॉट t नॉट। तो b के डायमेंशन कौन से हुए? t माइनस 1 के। यहां से मैंने कर दिए, इट इज क्या हो गया? L1 v वेलोसिटी, कुछ और तो नहीं है वेलोसिटी, L1 t माइनस 1 और v के t माइनस 1 L1 t माइनस 2। तुमने पूछा था 14 में 15, तो गितेश यस नो लिखो फटाफट बेटा। ओके, तो सेकंड में ऐसा करो ना, मैं पूरा नहीं करवाऊंगा तुम्हें, राइट? दो तरीके हैं, यहां तो ऑप्शंस को चेक कर लो, यहां ड्राइव करो। अब दो तरीके कौन से? आप उसको सॉल्व भी कर लो, डायमेंशन वाले मेथड से। इसको क्या लिखो? m नॉट l नॉट, ओ सॉरी L1 t माइनस 1, यहां के कांस्टेंट डाल के इक्वालिटी कर दो, फिर प्रेशर के डायमेंशन पुट कर दो और डेंसिटी का डायमेंशन पुट कर दो। तो सारा सॉल्व ही करवा रहा हूं, ठीक है, हिंट दे रहा हूं। और डायमेंशन, प्रेशर के डायमेंशन क्या आएंगे? तो मेहनत करो, फोर्स अपॉन एरिया वाले। डेंसिटी के क्या आएंगे? मास अपॉन वॉल्यूम वाले। पुट करो और इक्वेट करके, मेथड याद है, वहां से x और y निकाल लो। एक ये तरीका है। एक ये तरीका भी ऑप्शंस उठा के ना, तो पहले इस मेथड से करो फिर मुझे बताना। दो मेथड फंस जाएंगे दिमाग में, ठीक है गितेश? अगर ना होगा फिर मुझसे दोबारा व्हाट्सएप पे बता देना तुम। यस नो? ओके, खुरम आप भी रुके हो बेटा? खुरम सहम आप रुके हुए, कुछ पूछना है तो पूछो, वैसे रुके तो खुशी से तो बात अलग है। यस खुरम बेटा, बोलो बोलो बेटा। यस, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर जैसे मैंने आपसे पूछना था, मेरे ना इंस्टीट्यूट के भी टेस्ट शुरू होने वाले हैं अभी, तो सर आप वेक्टर्स कब तक कराओगे? हाँ बेटा, ये मैथ वो इसके बाद ही शुरू हो गया अभी ना, अभी वहां पे मैंने पहले नॉर्मली 1D करवाता हूँ पहले। 1D सर, काइनेमैटिक्स? हाँ 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 ओके अब सर। एक एक बात क्लियर है कि प्लीज बुरा मत मान, तुम वहां पे कर रहे हो ना, क्या नाम है, चैतन्य पे ना? हाँ जी सर।
मैं उनको फॉलो नहीं कर पाऊंगा, ये तुम ध्यान देना। रीजन पता है कि क्या है, कि वहां तो यस उनका कोई चक्कर होता नहीं, उन्होंने अपने हिसाब से स्पीड खींच देनी है। यस सर, यस सर। हाँ, पता चलेगा 2 महीने में हम उनसे 1-1.5 चैप्टर पीछे चले जाए, क्योंकि मैंने मेरा सही रहा है +1 के बच्चे, पहले मैंने आपको छोटी छोटी बातें करवानी है। मैं कम से कम वर्क एनर्जी बार तक काफी मतलब धीरे धीरे स्पीड जानी। काइनेमेटिक्स में बहुत स्लो चलना मैंने अभी, उसमें तो मतलब आंखें नहीं सर खुलती। मेरे को आपसे सिर्फ स्पीड स्पीड की कोई टेंशन नहीं है सर, मतलब अगर कोई डाउट हुआ मेरे को तो आपसे ले लूँ मैं क्लियर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नो नो प्रॉब्लम। वो उसके पास एक होना चाहिए, वो डाउट मैं तो ले सकता हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली, कि तुमने यस सर, मतलब डेलिबरेटली बड़ी जान जान लगा के पढ़ा उसको वहां पे पहले, यस अपने सर। सारा। वेक्टर वैसे आता है मेरे को वेक्टर, लेकिन मुझे कहीं मुझे ऐसा कभार। ना करना पड़े, मुझे कहीं ऐसा ना करना पड़े कि मैं पूरा टॉपिक ही कराना पड़े। तो बस वो प्रैक्टिकल कभी कभी हो गया तो बात अलग है, तो लेकिन वो टॉपिक तुम्हें आता हो, सब कुछ आता हो, तुमने पूरी जान लगा रखी हो, है ना, तो फिर यस सर, यस सर। उसमें लेकिन तुम्हें हम लग रहे हैं भी यार कि चलो सर ये क्वेश्चन, तो मुझे तुम हमेशा उनको पोस्ट कर दिया करोगे विद आंसर्स। ओके उसका सर। बेस्ट तरीका पता क्या है? हाँ, बेस्ट तरीका क्या है कि व्हाट्सएप पे मुझे तुमने उसके क्वेश्चन विद आंसर, इसलिए ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, समझ रहे हो? मतलब सर जो मैंने सॉल्व किया, जो उनका ओरिजिनल आंसर है वो। आंसर रीजन है कि मैच करना जल्दी आसान हो जाता है ना। अच्छा, जैसे कई ओके बार सर। मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, जब सुनो, जब सॉल्व करूंगा पेपर में, कहीं बिजी हूँ, तुम्हारा व्हाट्सएप आ गया, मैंने सुबह तुम्हारा सुबह आया, मैं सुबह से 2 ही रात तक मुझे ध्यान आया, करता हूँ बैठ के, करने लगा, तो सॉल्व करते करते मेरे से भी कोई मिस्टेक हो सकती है ना जल्दी में। यस सर। फिजिक्स वाली नहीं कोई बात, समझ रहे हो? कोई थ्री हाँ थ्री जीरो जी, हाँ सिक्स जी, करके हाँ जी। मैंने आंसर करके भेज दिया तुम्हारी तरफ, तो तो उससे मेरा टाइम वेस्ट हो सकता है कि यार वो आंसर गलत हो गया, मैं ठीक करूँ, ये कैसे हो, क्या हुआ। तो वो तुम मुझे जब भी, गोल्डन रूल क्या है कि तुम्हें जब भी कोई डाउट आए तो क्लिक, पहले तो हमेशा उसकी गो थ्रू जाओ, पीछे देखो, सब कुछ है, तो अगर उसका साथ ही में क्वेश्चन एज वेल एज आंसर तुमने देके मुझे पोस्ट कर देना व्हाट्सएप पे अपने इंडिविजुअल पे, और मैं अपनी यस सर। कन्वीनियंस में वो पोस्ट कर दिया करूंगा। मतलब सर तो वैसे मेरे को कोई डाउट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं पूछ रहा था कि अगर कोई डाउट हुआ तो आप ले लो। मैं तुम्हारे साथ, कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम है। मैं तुमने पूछा है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ, आपकी ओवरऑल सक्सेस के लिए साथ हूँ। वो मतलब तुम्हें मैंने मोडस ऑपरेंडी बता दिया ना, तरीका बता दिया जिससे, यस सर, यस सर। हाँ, तो उसमें भी तुमने भेजे होंगे, मुझे भेजते रहो, तो जब भी तुम्हें हो तो मैंने उसमें कभी ऐसा लगे, जैसे तुमने 10 राउंड भेजे हैं तो 8 मैंने कभी मतलब धीरे धीरे जो भी आज भेजा, कभी तुमने परसों भेज दिया, तो कोई ऐसा लग रहा है कि जो मुझे समझाना ही है वो क्लास के बाद समझा सकता हूँ मैं तुम्हें, तो वरना मैं उसी वक्त पेपर लेके वहां पे तुम्हें करके भेज दिया करूंगा। ओके सर। नो प्रॉब्लम बेटा, नो नॉट एन थैंक यू इशू, सर। तुम वैसे बात थैंक यू सर।